अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स के की पॉइंट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएँ, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी की पॉइंट सीरीज़ का हिस्सा लाज़मी बनें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैल्विन एंड रुडोल्फ क्लोसियस फॉर्मुलेटेड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रेजेंट करने वाले दो साइंटिस्ट का नाम लॉर्ड कैल्विन और रुडोल्फ क्लोसियस है। नाम याद रखना है। कैल्विन स्टेटमेंट, इसका ताल्लुक जो है वो हीट इंजन से रिलेटेड है। क्लोसियस स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। कैल्विन स्टेटमेंट फिर आपको मालूम होना चाहिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन operating continuously in a cycle that can take heat from a source and convert completely into work। कैल्विन स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कंप्लीट साइकिल में काम करे और कंप्लीट हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे वर्डन में। ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। दूसरा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस एन इंजन दैट वुड एन इफिशिएंसी ऑफ 100%। दूसरे अल्फाजों में इसकी स्टेटमेंट कहा जाए कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। क्लॉसियस स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क या विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कि ये बात इम्पॉसिबल। देखिए, नॉर्मली हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर रिवर्स करवाना है, ठंडे से अगर हॉट की तरफ लेके जाना है, तो ये बात इम्पॉसिबल है कि आपको बगैर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ठंडी बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है, तो हमें वर्क डन करना ही होगा। बगैर वर्क डन के ठंडी बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट एनर्जी को ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है, ये क्लॉसियस ने कहा था। अब इसका ताल्लुक रेफ्रिजरेटर से है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। इट इज फैक्ट दैट नो वन हैज एवर बिल्ड अ रेफ्रिजरेटर विच विल वर्क विदाउट अ सप्लाई ऑफ एनर्जी। बगैर इलेक्ट्रिसिटी के या बगैर एनर्जी के रेफ्रिजरेटर काम किया है नहीं, तो ये रेफ्रिजरेटर को डील कर रहा है। फिर इसके बाद हीट इंजन की डेफिनेशन है, एनी डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क डन में कन्वर्ट करे उसे हीट इंजन कहते हैं। और इसकी इफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या होता है, वर्क डन चाहिए होता है। इनपुट क्या होता है, Q1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हीट सप्लाई को, या इसका हम फॉर्मूला W बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। ये यहाँ आ जाता है। इसी फॉर्मूले को अगर एडजस्ट करो तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बनता है। ये सारे इसके फॉर्मूले हैं और हीट एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कन्वर्ट हो जाता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 में। फॉर 100% इफिशिएंसी, 100% इफिशिएंसी के लिए हमें Q2 जो है वो क्या रखना होता है, 0। इसका मतलब होता है नो हीट इज रिजेक्टेड टू लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर पर कोई हीट एनर्जी रिजेक्ट नहीं होगी, जबकि केल्विन ने कहा था कि ऐसा हीट इंजन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर 100% इफिशिएंसी लानी है तो Q2 को यहाँ रखना पड़ेगा 0, और 0 रखना यहाँ इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो नो साइक्लिक इंजन कैन अचीव एन इफिशिएंसी 100%। लिहाजा मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है कि कोई भी साइक्लिक इंजन जो है वो 100% इफिशिएंसी तक नहीं पहुंच सकता। अब रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन व्हिच कैन बी रिट्रेस इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो जहां से शुरू हो वहीं एग्जैक्टली दोबारा उसी हालत में आ जाए, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये हर स्टेज में इक्विलिब्रियम में होता है। रिवर्सिबल ये साइकिल कहलाता है। रिवर्सिबल साइकिल जो होता है वो उसके हर स्टेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जबकि इरिवर्सिबल नाम से ही पता चल रहा है वो प्रोसेस जो जहां से स्टार्ट हो दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आ सके उसे इरिवर्सिबल कहते हैं। और ये जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होता है। हर स्टेज पर जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है। ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और इन्वॉल्व फ्रिक्शन, वो चेंजेस जो अचानक से हों, जिसमें फ्रिक्शन हो या एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो, ज़ाया हो रही हो कंडक्शन के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए या रेडिएशन के जरिए, वो इरिवर्सिबल है। एन एग्जांपल ऑफ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो धमाका जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। फिर इसके बाद पेट्रोल इंजन के हवाले से है, एन इंटरनल कंबंशन इंजन डिजाइन टू रन ऑन वोलेटाइल फ्यूल सच एज पेट्रोल। वो इंजन जो डिज़ाइन किया जाए वोलेटाइल फ्यूल पे, यानी पेट्रोल, अल्कोहल, इस पे चलने के लिए डिज़ाइन किया जाए, वो पेट्रोल इंजन कहलाता है। इसमें स्पार्क इग्निशन होता है। ये जिस साइकिल पे काम करता है उसे ऑटो साइकिल कहते हैं। और ये ऑटो का वर्ड आया है इंजीनियर निकोलस ऑटो हु मेड द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप। आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम इंजन का पहला प्रोटोटाइप किसने बनाया था, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, निकोलस ऑटो।
वर्क ऑन द किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, कार्नोट साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है। पेट्रोल इंजन में टोटल 4 स्टेप होते हैं, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये डिटेल लेक्चर वाले में हमने ये सारी चीजें डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन की हैं। द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर्ली ट्यून इंजन इज यूजुअली नॉट मोर देन 25 to 30%। एक्चुअल एफिशिएंसी जो होती है ना पेट्रोल इंजन की 25 से 30% से ज्यादा नहीं होती। वजह होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस की वजह से इसकी एफिशिएंसी 25 से 30% ज़्यादा नहीं होती। फिर डीजल इंजन जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, रुडोल्फ डीजल। इसकी 2 क्लासेस हैं, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है, 4 स्ट्रोक होता है। ज़्यादातर जो होते हैं वो 4 स्ट्रोक वाले होते हैं, इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। इसकी इफिशियंसी पेट्रोलियम इंजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 35 से 40%। फिर इसके बाद कार्नोट इंजन की बात करेंगे। ये आइडियल इंजन होता है जिसमें कोई मैकेनिकल लॉसेस यानी हीट लॉसेस, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होती, आइडियल है। हकीकत में तो ऐसा फ्रिक्शन वगैरह वाला इंजन तो नहीं बन सकता। इसे पेश करने वाला साइंटिस्ट उसे कहते हैं सेडी कार्नोट। अब यहाँ इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसमें ए से बी पे अगर जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, ए से बी पे प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम का ग्राफ आगे जा रहा है, स्लोली ये ग्राफ नीचे आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट सप्लाई की जाएगी। फिर इसके बाद ये ग्राफ तेज़ी से नीचे जा रहा है, प्रेशर इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है तेज़ी से, वॉल्यूम तेज़ी से क्या हो रहा है, ग्राफ आगे बढ़ रहा है, रैपिडली हो रहा है। इसमें हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा, ये भी एक स्टेप है। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसमें क्या होता है, प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम का ग्राफ देखो पीछे की तरफ आ रहा है, स्लोली हो रहा है। और कंप्रेशन के दौरान गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है तो इसमें हीट एनर्जी क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम का जो है वो ग्राफ पीछे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ये प्रोसेस रैपिडली परफॉर्म करवा रहे हैं और इसमें हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी। तो अब आपके पास क्या हो सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है 1 ग्राफ बना हुआ सकता है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। आपसे पूछा जाएगा 1 के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको 1 के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, 2 3 4। या ये ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, पूछा जाएगा 1 वाला जो प्रोसेस है उसका नाम बताओ, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आपसे पूछा जाएगा 2 वाले का नाम बताओ, तो ये है आपके पास 1, ये आपके पास है 2, ये है 3 और ये है 4। डिटेल लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सारे पॉइंट बताए कि जा सकते हैं। फिर कार्नोट थ्योरम की हम बात करेंगे। नो हीट इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। सेम 2 टेम्परेचर दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कोई भी इंजन जो होता है वो कार्नोट इंजन से ज़्यादा इफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आइडियल इंजन है, इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर हैव सेम इफिशियंसी। जितने भी कार्नोट इंजन है 2 टेम्परेचर अगर यानी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों अगर सेम है तो उनकी इफिशियंसी सेम आएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। चाहे आप उससे किसी भी तरह का काम ले रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। फिर रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी बाय डूइंग वर्क ऑन इट। ये वो डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है ठंडी बॉडी से हॉट बॉडी पे वर्क डन करके। हीट इंजन की जो इफिशियंसी, रेफ्रिजरेटर की जो इफिशियंसी, अब देखो रेफ्रिजरेटर के पहले पार्ट्स बताते हैं। लो प्रेशर वाली गैस होती है, उसमें ये कंप्रेसर लगा होता है जो गैस को कंप्रेस करता है। फिर क्या होता है कि ये गैस हाई प्रेशर से जाती है कंडेंसर की तरफ, कंडेंसर में जाती है ड्रायर की तरफ, ड्रायर से ये कैपिलरी ट्यूब में जाती है और सडनली ये क्या होती है, एक्सपेंड होती है। सडनली क्या होती है, एक्सपेंड होती है। जैसे ही गैस एक्सपेंड होती है टेम्परेचर क्या हो जाता है इसका, ठंडा हो जाता है और ये इसका फ्रीजर वाला पार्ट है। फिर लो प्रेशर वाली गैस दोबारा यहाँ आती है, फिर ये कंप्रेस करता है और ये साइकिल चलता है। अब रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी के लिए जो है वो वर्ड यूज होता है COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है, हीट एक्सट्रैक्टेड, कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया और कितना वर्क डन किया, ये इसका जो न्यूमेरिकल बेस पर इसका फॉर्मूला है। अ गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव अ हाई COP, टिपिकली 5 और 6। एक अच्छे रेफ्रिजरेटर की COP जो है वो 5 और 6 तक होनी चाहिए। फिर इसके बाद एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर जो होता है किसी भी सिस्टम में उसे कहते हैं एंट्रोपी। मिसाल के तौर पर देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें एंट्रोपी सबसे कम होती है, लेकिन जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होगी एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो एंट्रोपी कम होगी। अब यहाँ एंट्रोपी हमारे पास क्या है, द मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ थर्मल। अब देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, द मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क।
हमने कहा कि ये हीट एनर्जी की वो अमाउंट है जो यूज़फुल वर्क के लिए क्या होगी, अनअवेलेबल होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल को बेतरतीब करने में क्या हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। यूनिट है जूल पर केल्विन। लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म पे है, व्हेन ऑल सिस्टम टेकिंग पार्ट इन अ प्रोसेस आर इंक्लूडेड द एंट्रोपी आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजेस। तमाम सिस्टम को अगर इंक्लूड किया जाए यानी तो उसमें एंट्रोपी यानी पूरी कायनात को अगर शामिल किया जाए तो कायनात की एंट्रोपी या तो सेम रहती है या इसकी एंट्रोपी में क्या होता है, इजाफा होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक है। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई तब्दीली आती है तो एंट्रोपी या तो सेम रहती है या एंट्रोपी में क्या होता है, इजाफा होता है। तो यहाँ जाकर ये सारे मेन की पॉइंट्स जो है वो और फॉर्मूले हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।